सभी को प्रणाम। एक्सप्लोर करेंगे वर्ल्ड ऑफ स्ट्रेटजीज, दुनिया की सारी रणनीतियां जो अलग अलग है उसको एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। बच्चों ये ध्यान बोलो से बच्चा, क्या रिट्रेंचमेंट एक स्टिग्मा है? क्या एक कलंक है बेटा? नहीं, रिट्रेंचमेंट कलंक नहीं है। तो बदलाव समझो चेंज लाने का। दूसरा, शेयर्ड विजन बनाओ, सब लोग मिलकर एक शेयर्ड विजन बनाओ। और तीसरा, पूरी शिद्दत से उस पर लग जाओ, इम्प्लीमेंटेशन करने पर, इंस्टीट्यूशनलाइज करने पर। जियो के मुकेश अंबानी क्या गेम उन्होंने खेला, वो स्ट्रेटेजी आपके सामने रख रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना बेटा। पहले बाबा रामदेव की स्ट्रेंथ है बाबा रामदेव स्वयं। प्रस्तुत है आपके सामने बाजार हिस्सेदारी में सबकी बैंड बजाने वाला शॉमी। शाहरुख खान देखो बेटा, 26 लाख रुपीस पर मिनट कमाने वाला व्यक्ति, बिजनेस एम्पायर, नेटवर्थ 5100 करोड़ रुपीस। मार्केट पेनिट्रेशन का मतलब होता है सस्ता करके शुरू में बेचो, एंड टू बी सक्सेसफुल बेचना ही पड़ता है बेटा। मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू विलियम ग्लुइक इज स्ट्रीम ऑफ डिसीजंस एंड एक्शंस। वर्ड याद रहा, स्ट्रीम, एक के बाद एक किसके? डिसीजंस के, एक्शन, ताकि क्या हो जाए, सो दैट स्ट्रेटजीज आर प्रिपेयर्ड। ऐसे हाथ चलाओ सब लोग, स्ट्रेटजीज आर प्रिपेयर्ड, दूसरे को मत लगने देना। ताकि 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 ओ ताकि ओ ताकि 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 रे। ऑब्जेक्टिव्स आर गुड। 3 हरकतें मेरे साथ करना है। सबसे पहले करो ना, करो ना, करो, डरना कैसा है? ये करो सब लोग। ये क्या है बोलो? स्ट्रीम ऑफ डिसीजन एंड एक्शन। दूसरा, सो दैट स्ट्रेटेजीज आर प्रिपेयर्ड, और ताकि ऑर्गेनाइजेशन बंद हो गया तो सारे बिजनेस जो कॉन्सेंट्रिक है सब बंद हो जाएंगे। मक्खन भी उससे, और बटर भी उससे, आइसक्रीम भी उससे, चॉकलेट भी उससे। कुमार मंगलम बिरला का एक बिजनेस बंद हुआ तो चिंता वाली बात नहीं, 5 बिजनेस और है। तुम पिकनिक पे जाओगे तो पजामा कुर्ता पहन के पिकनिक पर नहीं जाओगे। जैसा कल्चर होगा वैसी स्ट्रेटेजी होगी। देख लेते हैं कितना याद है। खूब हाँ, पर न्यू एंट्रेंट के अंदर का पॉइंट अब लेने जा रहा हूँ। तिजोरी खोली, बहुत कैपिटल है, इस कैपिटल से मैं बहुत सस्ता बनाऊंगा। बोलो समझ गए? तो दुनिया में जब भी कोई नियम कायदे कानून दिखे तो तुम बोलना ये पॉलिसी है, पर उन पॉलिसी के पीछे जो दिमाग है, एनालिटिकल थिंकिंग, उसका नाम। सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा प्रणाम बेटा। मेरा नाम प्रेरक त्रिवेदी है और मैं सीए फाउंडेशन में मैथ्स, स्टैट्स और एलआर पढ़ाता हूँ। बहुत सारे बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और लॉजिकल रीजनिंग, और उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत आनंद उठाया होगा उस सब्जेक्ट को। ऐसे नीरस विषय मैथमेटिक्स को हमने खूब मस्ती के साथ, गाते हुए, गुनगुनाते हुए, बहुत एंजॉय करते हुए, कैलकुलेटर के शॉर्टकट, ट्रिक्स, गाने सब करते हुए हमने करा। तो जब ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट सब्जेक्ट को अपन ने इतना कलरफुल बनाया, तो दोस्तों अब हम सीए इंटर का स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ने जा रहे हैं, जो तो पहले से ही मल्टी कलर और मल्टी फेसेट सब्जेक्ट है। तो आज मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूं बेटा उस सब्जेक्ट को लेके, ग्रुप 2 का स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, सीए इंटर CIPCC का स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। अच्छा, अब समझो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है क्या? क्या है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट? देखो, एक यहां से शुरुआत करते हैं। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है? अच्छा, ये टॉपिक ही क्यों रखा, ये सब्जेक्ट ही आपके सिलेबस के अंदर क्यों रखा, इसकी भी बड़ी रोचक कहानी है। आइए देखें स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है और इसे क्यों पढ़ते हैं और कैसे पढ़ेंगे हम इसको, मुस्कुराते, गाते, गुनगुनाते। आइए देखते हैं बच्चों। देखो, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट तुम अकाउंट्स पढ़ते हो। अकाउंट्स तो बेसिक है, कोर है, मतलब ये मान के चलिए कि तो बहुत आपका रोजी रोटी वाला सब्जेक्ट है। कॉस्टिंग पढ़ते हुए, इनकम टैक्स है, ऑडिटिंग है। पर बताओ, ये सारे सब्जेक्ट्स को लेकर जाओगे कहाँ? जाओगे तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, और जब तुम कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर जाओगे तो इतनी सारी कंपनीज होंगी, इतने सारे कॉम्पिटिटर्स होंगे, एनवायरनमेंट इतना हॉस्टाइल होगा। हॉस्टाइल मतलब अनफ्रेंडली एनवायरनमेंट होगा, और ऐसे में आपको इन सबसे लड़ना होगा। तो आपके तर्कश में जो तीर होगा, उस तीर का नाम है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कुछ और नहीं है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक टूल है जिससे कॉर्पोरेट वर्ल्ड के
अंदर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज, अपने ब्रांड को इस हॉस्टाइल कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में एक लेवल पर लेके जा सकोगे। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ये है। अच्छा, इसका इतिहास भी बहुत पुराना है। हजारों साल पहले महाभारत से लेकर आज तक टेस्ला मोटर्स, इलॉन मस्क तक के सब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट लगाते हैं। आप जाकर देख लीजिए, पुराने ज़माने से लेकर आज के ज़माने में जूम हो गया, या फिर मैं बात करूं कि वाइट हैट जूनियर हो गया, नेटफ्लिक्स हो गए, ये सब लोग जो हैं ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के दम पर अपने आप को दूसरों से डिस्टिंक्ट एज बनाकर रखने में कामयाब होते हैं। तो मैं 3 बातें आज आपके साथ करूंगा दोस्तों। पहला, याद करो हम लोग पढ़ते थे सीए फाउंडेशन के अंदर, तो मैं हमेशा तुमको बोलता था कि 3 बातों के जवाब जिस दिन तुमको मिल गए उस दिन तुम जीवन में सफल हो जाओगे, तुमको कोई नहीं रोक पाएगा। 3 प्रश्नों के जवाब ढूंढना। यू नीड टू आंसर द फॉलोइंग 3 क्वेश्चंस। सबसे पहले कुछ भी पढ़ो तो उसके अंदर व्हाट देखो। दूसरा जो बहुत इग्नोर किया जाता है वो है व्हाई, और तीसरा वो है हाउ। तो सर आप क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूं कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है, पहले तो ये समझना पड़ेगा। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमें ये समझना पड़ेगा। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हम कैसे पढ़ेंगे, हमें ये समझना पड़ेगा। मैं 2-3 अधूरी कहानियों से इसकी शुरुआत करूंगा, सस्पेंस से शुरुआत करूंगा। मैं कुछ सवाल आपसे पूछूंगा, आप मुझे बताना सोच के, अगर उन सवालों के जवाब आपको मिल जाते हैं तो आप समझ जाइए एक बेहतरीन शुरुआत इस सब्जेक्ट की हो जाएगी, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। कहने को तो दोस्तों केवल 50 नंबर का सब्जेक्ट है, केवल 50 मार्क्स का एक सब्जेक्ट है, पर क्या मैं बोलूं इसके बारे में, ये पूरी जिंदगी आपके साथ चलेगा, आपको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करने में। और मैं पिछले 20 साल से सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं और मेरी धमनियों में, मेरी कोशिकाओं में ये रक्त की तरह बहता है। और मैंने भी अपने ऊपर, अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे और मेरे आसपास जो लोग हैं, जब जब वो किसी समस्या में होते हैं या कोई गाइडेंस के लिए आते हैं या कहीं कोई कंसल्टेंसी करनी पड़ती है, तो वहाँ ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मुझे भी मदद करता है, आपको भी मदद करेगा। 2-3 बहुत खूबसूरत सवालों के साथ शुरुआत करते हैं, अच्छा लगेगा आपको। आप मेरे इन बातों को सोचकर जवाब दीजिएगा और बताइएगा मैं जो पूछने जा रहा हूँ। मुझे बताइए दोस्तों, क्या आप इस शख्सियत को जानते हैं? कौन है स्क्रीन पर जो इस समय दिख रहे हैं? इलॉन मस्क, टेस्ला मोटर्स के फाउंडर। इलॉन मस्क का जीवन भी अपने आप में अद्भुत रहा है, एक अद्भुत जीवन इन्होंने जिया है। बचपन में जब ये छोटे थे, बचपन में सभी छोटे होते हैं, बचपन में ये किताबी कीड़े थे, इनको किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। ध्यान से देखना, मैं एक एक करके परत खोलूंगा आपके सामने इस सब्जेक्ट की, और आप इसको सरप्राइज की तरह एक एक चीज़ों को अनफोल्ड करते जाएंगे और आपको इस सब्जेक्ट से और आज ही का लेक्चर समाप्त होने तक इससे मोहब्बत हो जाएगी, ये मैं वादा करता हूँ। इलॉन मस्क बचपन से किताबी कीड़े कहे जाते थे, खूब पढ़ते थे, खुद में खूब इन्वेस्ट करते थे। फॉर्मल डिग्रीज बहुत ज़्यादा नहीं भी थी उनके पास में, परंतु उनका माइंड एनालिटिकल सोचना शुरू कर चुका था। तो इलॉन मस्क ने क्या करा, जब .com बबल उस समय चल रहा था, तो .com बबल को देखते हुए उन्होंने Zip2 नाम की कंपनी को $22 मिलियन के अंदर सेल करा। किसे बेचा? कॉम्पैक्ट को बेचा। कॉम्पैक्ट को $22 मिलियन में जब ये कंपनी को उन्होंने बेचा, तो उसके बाद में उन्होंने वहां से एक कंपनी क्रिएट करी जिसका नाम था पेपाल। नाम सुना होगा सब लोगों ने, पेपाल। इलॉन मस्क की कंपनीज आपको दिख रही, सम ऑफ द फेमस कंपनीज देख सकते हैं स्क्रीन पे, टेस्ला, स्पेसएक्स, द बोरिंग कंपनी, सोलर सिटी, ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मेनी कंपनीज एज सच। फिर उन्होंने क्या करा, जब उसको पेपाल को क्रिएट करा, पेपाल से भी उनको निकाल दिया गया, तो उन्होंने पेपाल से अपने शेयर्स जो थे उसको सेल करा $165 मिलियन से। और उनका जो बचपन का सपना था कि मंगल ग्रह पर जीवन बसाना है, सोचो कितना आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। मंगल ग्रह पे जीवन बसाना है तो पहले वहां पर पेड़ पौधे लगाएंगे, वहां पर ऑक्सीजन क्रिएट करेंगे और उसके बाद में लोगों को वहां पर सेटल करेंगे। और उसके लिए वो रशिया गए, रशिया से रीयूजेबल रॉकेट का फॉर्मूला सीख कर आए और 3 बार वो विफल हुए, पर चौथी बार में उन्होंने अपने रॉकेट को भेज ही दिया मंगल ग्रह पर। और वहां पर अब वो प्लानिंग कर रहे हैं, वो 2 कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं। एक है उनका सस्टेनेबल एनर्जी क्रिएशन और एक है सस्टेनेबल एनर्जी कंजम्पशन। सोलर सिटी बना रहे, पृथ्वी के लिए कुछ करना चाहते हैं, सोलर सिटी बना रहे जिससे वो एनर्जी को क्रिएट भी करेंगे और फिर उसको कंज्यूम भी करेंगे।
तो ऐसे व्यक्ति ने क्या करा होगा? ऑब्वियस है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट लगाया ही होगा। जब आपके पास में रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं बेटा, ऑब्जेक्टिव्स बहुत बड़े होते हैं, ध्यान से सुनना, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स बहुत बड़े होते हैं और आपको गोल को अचीव करना पड़ता है, तो ये टूल आपके काम आता है जिसका नाम है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट लगाया। मैंने इनकी अभी ब्रीफ हिस्ट्री आपके सामने रखी और ये वर्ल्ड के 21st रिचेस्ट मैन है विद अ नेट वर्थ ऑफ मोर देन $25 बिलियन और बहुत तेजी से ये आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। हम देखेंगे कि इनकी स्ट्रैटेजी क्या है। 3-4 अधूरी कहानियां मैं आपके सामने रखूंगा, आपको ढूंढकर उसमें स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है मुझे बताना होगा। बोलो मंजूर है? आगे बढ़ते हैं, इलॉन मस्क की कहानी से हम आगे बढ़ेंगे और मुझे बताइए ये कौन है आपके सामने? जूम। जरा इसको जूम करके देख लीजिए। ये जूम करके आपकी जिंदगी में आया और आपकी जिंदगी पे पूरा इसने कब्जा कर लिया। क्या है जूम की स्ट्रैटेजी? कैसे एक एप्लीकेशन लॉकडाउन के बाद में अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग फुटेज पर लेकर आ पाया, इसके पीछे इनकी सोच क्या है? कैसे ये फ्री होते हुए भी अपने प्रॉफिट्स को कमा रहे? सोचना पड़ेगा आपको सोचना पड़ेगा कि व्हाट्सएप आज की सिचुएशन में हमारी डेली रिक्वायरमेंट बन चुका है। वो एक एप्लीकेशन है और वो फ्री में हम उसे यूज करते हैं, फिर भी वो इतने प्रॉफिट्स कैसे कमा रहा है? कैसे मार्क जुकरबर्ग ने व्हाट्सएप को, ब्रायन एक्टन के व्हाट्सएप को खरीदा है विथ मोर देन लाइक 165 लाख करोड़ डॉलर्स। इतने महंगे प्रोडक्ट को खरीदकर वो कैसे फ्री में देकर उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। जूम, सोचिए, बताइए मुझे कि जूम ने क्या करा, जूम की स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का मीनिंग तो समझिएगा बेटा, एनवायरनमेंट जब हॉस्टाइल हो, अनफ्रेंडली हो, रिसोर्सेज आपके पास में लिमिटेड हो और जब आपको गोल्स को अचीव करना है, टारगेट को अचीव करना है, तो आप लगाते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो मेरा दूसरा सवाल है जूम का। मेरा पहला सवाल क्या था? मेरा पहला सवाल था इस सदी के सबसे क्रांतिकारी व्यक्ति एलॉन मस्क जो है, उन्होंने अपने जीवन में कैसे रैक्स टू रिचेस का सफर तय करा और कैसे वो टॉप 21 मोस्ट प्रॉस्परस पीपल इन द वर्ल्ड बने, उसके पीछे की स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है? दूसरा, जूम ऐसे कैसे कर पा रहा है? तीसरा मेरा सवाल है आपके लिए और तीसरे सवाल को जरा देखते हैं। तीसरा सवाल, व्हाइट हैट जूनियर। कुछ लेटेस्ट एग्जांपल अपन लेते हुए चल रहे हैं, देखें तो सही, थोड़ा मजा लेते हैं सब्जेक्ट का। व्हाइट हैट जूनियर कैसे आज हमारे घरों में घुस गया है और व्हाइट हैट जूनियर ने व्हाइट हैट जूनियर तो आप समझते ही होंगे। व्हाइट हैट जूनियर कोडिंग क्लासेस हैं और कोडिंग कैसे करवाता है, क्यों करवा रहा है, हमारे बच्चों को कोडिंग की क्या जरूरत है। और व्हाइट हैट जूनियर ने, अच्छा जूम के बारे में बता दूं कि जूम ने लास्ट क्वार्टर, जो 2020 का लास्ट क्वार्टर था जूम का, और जूम के लास्ट क्वार्टर के अंदर जूम ने $166 मिलियन अर्न करे हैं। ये लॉकडाउन के बाद की बात है। इस लॉकडाउन ने पूरा खेल बदल दिया है, पूरा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बदल गया है, पूरा देखने समझने का नजरिया चेंज हो चुका है। तो कैसे करा वो हम बात करेंगे। फिर उसके बाद व्हाइट हैट जूनियर पर जरा चलिए। व्हाइट हैट जूनियर लाइव ऑनलाइन कोडिंग क्लासेस फॉर द किड्स लेकर आ रहा है और आज बच्चा इसकी तरफ क्यों आकर्षित होते चला जा रहा है। 3 कंट्रीज में व्हाइट हैट जूनियर काम कर रहा है। करण बजाज का ये एक प्लेटफॉर्म है और जिसको बायजूस ने खरीद लिया। बायजूस का नाम आपको पता होगा। और क्यों खरीदा, कैसे खरीदा, क्या हो रहा है इससे। 3 कंट्रीज में 5000 से ज्यादा टीचर्स हैं और 100% की ग्रोथ से ये प्रोडक्ट आगे बढ़ते चला जा रहा है। इसके पीछे का स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है? क्यों मेरी बेटी मुझे बोलती कि पापा व्हाइट हैट जूनियर मुझे रजिस्टर करा दो। ऐसा क्या है जो आज के बच्चे इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं या पेरेंट्स इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, और इस कंपनी का स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है, ये जानना बहुत रोचक होगा। और मैं हरिडली आगे बढ़ता हूं भाई। है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ, इंदौर का रहने वाला हूँ, इंदौर की बात सुनाता हूँ। ओहो भाई, इंदौर का रहने वाला हूं मैं और इंदौर की बात सुनाता हूं। इंदौर गेट्स द क्लीनेस्ट सिटी टैग फॉर द 4th टाइम इन रो।
चौथी बार इंदौर को क्लीनेस्ट सिटी का टैग मिला है। कैसे किया होगा भाई, हम इंदौरियंस ने ऐसे क्या करा होगा कि हमें लगातार 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 और 5वीं बार भी इस बार क्लीनेस्ट सिटी लेकर आएंगे। कोई तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट होगा। एनवायरनमेंट बहुत टफ है, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, हर सिटी के पास में, हर स्टेट के पास में बड़े ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कॉम्पिटिटिवनेस इतनी ज़्यादा होती है। कैसे इंदौर क्लीनेस्ट सिटी टैग पर आया होगा, ये तो सोचना पड़ेगा। चौथी बार यार, 1 बार तुक्का हो सकता है, 2 बार में आप बोल सकते हो ठीक है ये तो चांस की बात है, 3 बार के अंदर थोड़ा थोड़ा दुनिया सोचने लगती है कि यार कुछ तो है, 4 बार फिर 5 बार, कुछ तो साइंटिफिक मॉडल होगा, कोई तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट होगा, कोई तो होगा जिससे इतना बड़ा ऑब्जेक्टिव कंसिस्टेंटली हैंडल कर रहे हैं। समझ में आ रहा है, सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया, मतलब कितना जरूरी है। अगर ये सवालों के जवाब दिए बगैर ही मैं आज का एपिसोड समाप्त कर दूं या स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में आंसर लिखना आ जाए, पर यही ना समझ में आए कि ये सब जो हमारे आसपास चीजें हो रही है उनके पीछे का तर्क क्या है। तो ये तर्क जानने का नाम है दोस्तों, जिसका नाम है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। आइए और कुछ अधूरी कहानियां मैंने बोला था मैं आपके सामने रखूंगा, आप देखिएगा क्या रीज़न आता है ना। ये मैं इसके आंसर्स है जो मैं अभी हटा रहा हूँ। हाँ जी, इसको कैसे भूल सकते हैं। महाभारत आज से हजारों साल पहले कैसे केवल एक शख्सियत जिनका नाम था श्री कृष्ण, जो आप मान के चलें द वर्ल्ड हैज सीन द ग्रेटेस्ट ऑफ द लीडर्स बट नन हैज बीन लाइक श्री कृष्णा। अच्छा, अगर आपको उत्तम पुरुष बनना है तो आप श्री राम की आराधना करें। वापस से बोलता हूं, अगर आपको उत्तम पुरुष बनना है तो आप श्री राम की आराधना करें। पर अगर आपको उत्तम नेतृत्व करना है, इफ यू वांट टू बी द ग्रेटेस्ट ऑफ द लीडर, यू नीड टू वर्शिप श्री कृष्ण। ऐसा क्या था श्री कृष्ण जी में, ऐसी क्या बुद्धि लगाई उन्होंने, क्या स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट उन्होंने लगाया कि 5 लोग के साथ वो खड़े हो गए ये प्रतिज्ञा लेकर कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और बगैर शस्त्र उठाए उनकी पूरी सेना कौरवों की तरफ से लड़ रही थी, जिसमें असंख्य हाथी घोड़े सब थे, और श्री कृष्ण जी अकेले यहां पर खड़े हुए थे, और उनके साथ ये पूरा युद्ध उन्होंने करा और उसमें शस्त्र भी नहीं उठाया, और उसके बावजूद भी जीत किनकी हुई, जीत हुई पांडवों की। तो कहने का मतलब है, देखो, एक होता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, ये दिमाग, एक होता है हाथ जिसको बोलते हैं ऑपरेशनल मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का दर्जा हमेशा ऑपरेशनल मैनेजमेंट से बड़ा होता है, ये तो आप मानते हैं। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का दर्जा हमेशा ऑपरेशनल मैनेजमेंट से बड़ा होगा। अ थिंकर इज ऑलवेज मोर इंपॉर्टेंट देन द डूअर। सोचने वाला करने वाले से ज्यादा बलवान, शक्तिशाली और सफल होगा। कैसे, उसका भी जवाब है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। मैं सबके जवाब दूंगा, आप निश्चिंत रहिए, मैं सब बताऊंगा कि कैसे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट लगाया गया। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा और हम देख लेते हैं। इतने हमारे सवाल ये आ चुके हैं, ये मैं फटाफट स्क्रॉल कर लेता हूं, और एक बार हम वहीं जाकर खड़े हो गए। तो मैंने 4-5 चीजें पूछी। इस सदी का सबसे क्रांतिकारी व्यक्ति एलॉन मस्क अपने जीवन में और फर्श से अर्श तक कैसे पहुंचता है, रैक्स टू रिचेस कैसे पहुंचता है, हाउ ही इज द मोस्ट 21st रिचेस्ट मिलियनियर मैन इन द वर्ल्ड, इसका जवाब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है। दूसरा, जूम कैसे अपने 3rd क्वार्टर 2020 के अंदर $166 मिलियन की सेल्स करता है। तीसरा, व्हाइट हैट जूनियर हमारे जीवन में अब क्यों आ चुका है, कैसे इनके हजारों टीचर्स 3 कंट्रीज के अंदर लोगों को ट्रेन कर रहे हैं जिनका ग्रोथ रेट 100% से ज्यादा है। कैसे दोस्तों मुझे बताओ, इंदौर इज द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द कंट्री फॉर कॉन्जिक्यूटिव 4 टाइम्स, एंड 5वां, हजारों साल पहले महाभारत में कैसे श्री कृष्ण जी ने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को लगाया था। ये सारे सवाल हैं जिनको एक एक करके हम खोलेंगे। आपकी दोस्ती पहले इस सब्जेक्ट से करा दे, आपको आनंद आ जाए दोस्तों इस सब्जेक्ट के अंदर, फिर उसके बाद पढ़ाई होती रहेगी। ये मेरा पहला था जिसको मैंने बोला था कि व्हाट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट दोस्तों क्या है? तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ये है जो हमने पढ़ा अभी, और या यूं समझिए कि इसका जवाब था कि हम क्यों पढ़ें स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ये सबसे पहले मैंने क्यों पे बात करी है, वाई पे बात करी। मुझे वाई बहुत पसंद है यार। वाई ही है जीवन में जो आपको अलग सोचने पे मजबूर करता है
वाई की तो बात ही अलग है। वाई पर ही जीवन का पूरा फोकस बना रहे। हम जब भी कुछ करते हैं बेटा तो ये ज़रूर सोचें कि हम वो क्यों कर रहे हैं, हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्यों पढ़ रहे हैं, हमको समझ में आ गया, ताकि हम समझ सकें एलॉन मस्क, टेस्ला मोटर्स, जूम, व्हाइट हैट जूनियर, इंदौर कॉन्जिक्यूटिवली 4 टाइम्स द क्लीनेस्ट सिटी एंड महाभारत से लेकर आज तक कैसे दुनिया इस सब्जेक्ट का उपयोग कर रही। तो दिस वाज व्हाई, जिसका मुझे जवाब देना। अभी मैंने सिर्फ प्रश्न आपके सामने रखा है। अगली बात आती है सर हम इसको पढ़ेंगे कैसे, फिर मैं व्हाट पर जाऊंगा, डोंट वरी। अगला सवाल आता है कि हम इसको पढ़ेंगे कैसे। दोस्तों हम इसको पढ़ेंगे कैसे, अब आ जाइए हम हाउ पर चलते हैं, हम इसको कैसे पढ़ेंगे। अच्छा ये हमारा मेथोडोलॉजी होगा, ये हमारा पढ़ने का तरीका होगा। हाउ कैसे पढ़ेंगे, आइए मैं आपको ले जाता हूँ। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को पढ़ने का हमारा तरीका क्या होगा, हम उस पर बात कर लेते हैं। देखो दोस्तों, ये हमारा सिलेबस है और इसके अलावा यहाँ हम एक छोटा सा चार्ट आपके लिए लेकर आए हैं, ज़रा ये देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये हाउ, हम इसे कैसे पढ़ेंगे, इस चार्ट को देखना बेटा। सीए इंटर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट @ICI, @ लगाना बहुत ज़रूरी है। ICI की दृष्टि से हमको पढ़ना है, अपनी दृष्टि से नहीं पढ़ना है ना। तो देखो सबसे पहले तो बेटा ये मॉड्यूल है जो स्टडी मटेरियल है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर तो कुछ चल ही नहीं सकता। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यही अपना माई बाप है, इसी पे फोकस करके चलना होगा। इसमें थ्योरी होगी, इसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, इसके अंदर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ये 4 सेक्शंस होंगे मॉड्यूल के अंदर। मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा बहुत सिंपल है, आप अपने इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से मॉड्यूल को डाउनलोड कर लीजिए। मॉड्यूल डाउनलोड होने के बाद कैसा दिखेगा वो दिखा देता हूँ, और उसके बाद में उसको फॉलो कैसे करेंगे वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। आप देखिए ये मॉड्यूल इस समय आपके सामने है, इंडेक्स पेज आपके सामने आ चुका है बेटा। बिफोर वी बिगिन ये पेज ज़रूर पढ़िएगा, इससे आपको समझ में आएगा कि क्यों हमको पढ़ना चाहिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बिफोर वी बिगिन। जो पेज है ये, इसके बाद दोस्तों यहाँ से हमारा ये मॉड्यूल शुरू हो जाता है, सिलेबस आ जाता है। ये ज़्यादा कुछ नहीं, 8 चैप्टर्स हैं, हंसते खेलते मस्ती करते गुनगुनाते ये हम कर लेंगे। और इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ बेटा, उस पर तुम फोकस करना, जिस पर कई बार क्या होता है, ये सब्जेक्ट आपको आकर्षित करेगा भयंकर अपनी तरफ, और आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार अपने को तो मज़ा आ गया, इस पर तो एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल चलने दो अपन। ऐसी गलती मत करना बेटा, क्योंकि हमको इस सब्जेक्ट के अंदर एग्जाम्पल्स पे नहीं जाना है। हम एग्जाम्पल तो ठीक है, वो तड़का मारने के लिए है, और आपका कनेक्टिविटी आ जाए, आपका इंटरेस्ट बन जाए उसके लिए। जबकि ज़्यादा ज़रूरी है सब्जेक्ट के अंदर कंटेंट लिखना, और वो कंटेंट आता है मॉड्यूल से। बच्चों ये देख लो तुम, ये इंट्रोडक्शन आ गया, मॉड्यूल आ गया। एक जरा सा इसको स्कैन कर रहा हूँ, और बढ़िया अच्छा कलरफुल मॉड्यूल उन्होंने बनाया है। और ये देखो आखिरी में जाकर आएंगे ये क्वेश्चंस, ये टेस्ट योर नॉलेज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। ये अपने को तैयार करने हैं, क्योंकि पेपर का कुछ पोर्शन ऑब्जेक्टिव है और दूसरा पोर्शन सब्जेक्टिव है। और ये देखो स्ट्रैटेजिक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आएंगे। ये मॉड्यूल की लैंग्वेज है, ये हमको बहुत अच्छे से देखनी पड़ेगी, डिस्क्रिप्टिव। और फिर तीसरा है बेटा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। दिख रहा है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बहुत क्रिएटिव होते हैं। इसके अंदर एक कंपनी होगी, जैसे हेल्थ वेल नाउ इज अ डेली बेस्ड कंपनी, फिर उसके पीछे उसके कुछ क्वेश्चंस होंगे। फिर डू गुड ग्रुप इज नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और फिर उसके नीचे उसके क्वेश्चंस होंगे। मतलब जैसे मैंने तुमको बोला इलॉन मस्क, फिर मैंने बोला जूम, फिर बोला व्हाइट हैट जूनियर, ये सब सिनेरियो बेस्ड सिचुएशंस है। इनके अंदर क्या स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट लग रहा है, ये हमको ढूंढना पड़ता है। ये मजा है इस सब्जेक्ट का। तो ये वापस से मैं आपको चार्ट पे ले जाता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको क्या बोला दोस्तों, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में मॉड्यूल के अंदर थ्योरी है जो मैंने अभी आपको टिक करके बताई। फिर उसके बाद में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। इसके अलावा रिविजनरी टेस्ट पेपर्स, इसको भी देखिएगा दोस्तों, रिविजनरी टेस्ट पेपर्स। ये रिविजनरी टेस्ट पेपर्स एग्जाम के टेस्ट पेपर्स हैं जो इंस्टीट्यूट अपनी वेबसाइट पर हमेशा अपलोड कर देता है एग्जाम के पहले। जैसे मई 19, नवंबर 19, मई 20, नवंबर 20 के आपको आरटीपीज मिल जाएंगे। अभी एग्जाम खत्म हुई है, दिसंबर 2020 सीए इंटरमीडिएट का पेपर, उस पर भी मैं बाद में आपसे बात करूंगा। आरटीपीज पे ध्यान दीजिएगा। जो बच्चे सीए फाउंडेशन कर चुके हैं, ऑब्वियस से कर चुके हैं, जो ग्रुप 1 भी कर चुके हैं, उनको इसके बारे में पता है। और जो बच्चों ने अभी फॉर एग्जांपल ग्रुप 1 नहीं करा है, उनको सीए इंटर के अंदर क्या क्या है उनके बारे में भी मैं थोड़ा सा ब्रीफ करवाना चाह रहा हूं। मॉक टेस्ट पेपर्स जरूर बेटा करने का है। जैसे अभी आया था मॉक टेस्ट पेपर अक्टूबर 20 का, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन
क्वेश्चंस जो हैं वो एग्ज़ाम में आते हैं, तो मॉक टेस्ट पेपर पे भी हमको ध्यान देना ज़रूरी होता है। तो मॉक टेस्ट पेपर भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होंगे। उसके बाद में एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो आपको मिलेंगे, और फिर क्वेश्चन पेपर के बाद में उन्हीं के सजेस्टेड आंसर्स आपको मिलते हैं, और चार्ट्स बहुत खूबसूरत है। जो हम जब चैप्टर ख़त्म करेंगे तो हम चार्ट एक बार ज़रूर उसका देखेंगे, जिससे हमको बड़ी आसानी से पूरा बहुत खूबसूरत कलर्ड नोट्स बच्चों अपन ने बनाए हैं। और ये देखो इस तरीके से आखिरी में मैं पूरा तुमको रिवीजन भी कराऊंगा चार्ट के माध्यम से, और ये चार्ट अगर याद हो गया तो पूरा चैप्टर आ गया। पूरे चैप्टर को ये चार्ट में हमने यहाँ पर कॉन्साइज कर दिया है। बोलो सहमत हो? तो ऐसा करके ये बात हमने यहाँ पर लेकर रखी है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं एक बार फिर आपको इसकी आइडियोलॉजी हम कैसे पढ़ने वाले हैं उसकी तरफ फिर से ले जाता हूं, और अगर ये आइडियोलॉजी क्लियर हो गई तो समझिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की बेहतरीन शुरुआत हो गई। समझ गए कैसे पढ़ेंगे दोस्तों? हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ऐसे पढ़ेंगे। मॉड्यूल के अंदर थ्योरी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, सिनेरियो मतलब केस बेस्ड क्वेश्चन, ये सब आते हैं एग्जाम के अंदर। रिविजनरी टेस्ट पेपर्स, मॉड्यूल हो गया रिविजनरी टेस्ट पेपर्स, फिर मॉक टेस्ट पेपर्स, इसको भी देखेंगे। क्वेश्चन पुराने एग्जाम के हैं जिनको हम बहुत प्यार से स्कैनर बोलते हैं, और स्कैनर बहुत डिटेल्ड होता है हमारा। मतलब सीए फाउंडेशन में भी आपने स्कैनर देखा होगा। यहाँ भी मैं आपको बता दूं कि 2002 से लेकर ये 2020 और 21 आ गया है, तो ऐसे में इतने साल के सब क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। 2002 एंड 2021, बाय गॉड 19 लॉन्ग ईयर्स विद 2 अटेम्प्ट्स एवरी ईयर। हर अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट हर साल में, मतलब 19 इंटू 2 38 अटेम्प्ट्स के क्वेश्चन मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। ये हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग यूएसपी होगा। उसके अलावा उसके सजेस्टेड आंसर एग्जाम में कैसे लिखे जाते हैं, और चार्ट्स, ये सब मैं आपको बताऊंगा। इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छा मटेरियल बना के रखा है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ पर ये मैंने आपको दिखाया, ये रिविजनरी टेस्ट पेपर है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मैं रिविजनरी टेस्ट पेपर ये नवंबर 20 का आपके सामने खोल दिया। ये देखिए आप, रिविजनरी टेस्ट पेपर के बाद ये एमटीपी मैंने आपके सामने खोल दिया। ये एमटीपी आप चेक कर सकते हैं। ये एग्ज़ाम जो होती है उसके पहले एमटीपी मतलब मॉक टेस्ट पेपर, और इसके बाद में सजेस्टेड आंसर्स भी आप देख सकते हैं। इंस्टीट्यूट खुद बताता है कि देखो आंसर्स इस तरीके से लिखने हैं। तो अच्छे से ध्यान दीजिएगा, हम पढ़ाई कैसे करेंगे वो मैंने आपको बता दिया बेटा। और पढ़ाई करने का हमारा तरीका होगा कि हम इंस्टीट्यूट के मटेरियल को, ये पेपर है दोस्तों, ये क्वेश्चन पेपर है जो आप देख रहे हैं इस समय, इस तरह का येलो वाला क्वेश्चन पेपर आता है, और इस क्वेश्चन पेपर के आंसर्स भी हम बहुत प्यार से मस्ती में देखते हुए चलेंगे। बोलो मंजूर है? तो मैंने डिस्कस करा कि भाई स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये हमें लिमिटेड रिसोर्सेस का साथ बड़े ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में मदद करता है। जब एनवायरनमेंट बहुत हॉस्टाइल हो, बहुत परेशानी वाला हो, तब तलवारें चलाने का, तलवारें निकालने का समय आ चुका होता है, और ऐसे में वो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हमको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है, दूसरों से डिस्टिंक्ट एज देता है। यह है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्यों पढ़ना चाहिए। हाउ, कैसे पढ़ना चाहिए, मैंने भी चार्ट बना के बता दिया कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कैसे पढ़ेंगे। हम 5 एंगल से टच करेंगे। सबसे पहले मॉड्यूल के अंदर एक्सरसाइज के साथ में उसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और फिर उसके बाद में डिस्क्रिप्शन बेस्ड क्वेश्चन, और फिर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। और दूसरा हम पढ़ेंगे इस स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के अंदर जिसको हम बोलते हैं, हमारे नोट्स जो ऑटोमेटिकली मॉड्यूल से ही बनाए गए हैं, कलरफुल कर दिया है, सुंदर कर दिया है, निमोनिक्स कर दिया है, डायग्राम कर दिया है, वो भी बताऊंगा कैसे। और फिर उसके बाद आएगा मॉडल टेस्ट पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर्स जो इंस्टीट्यूट देता है, रिविजनरी टेस्ट पेपर्स, पुराने एग्जाम के क्वेश्चन सजेस्टेड आंसर्स के साथ में हम उसे पढ़ेंगे। बोलो मंजूर है? चलो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर, डिटेल सब दी गई है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं जब भी कोई प्रॉब्लम हो बेटा। और इतिहास गवाह है दोस्तों कि एक एक क्वेश्चन जो डाउट्स का पूछा बच्चों ने मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट के अंदर 1-to-1 बेसिस पर उसके जवाब मैंने दिए हैं। एक नॉट इवन द सिंगल क्वेश्चन और नॉट इवन द सिंगल चाइल्ड वाज मिस्ड। तो ये तो फिर बहुत छोटा सब्जेक्ट है, इसमें तो चिंता ही नहीं करना। हम बहुत आनंद के साथ, मस्ती के साथ एक अलग ही स्तर पे पढ़ेंगे और जीवन भर ये आपको काम आएगा। देखिए
कैसे कोई स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को यूज करता है और जीवन में बड़ा लक्ष्य की तरफ जाता है। मैं कोई बहुत बड़ा तो एग्जाम्पल नहीं हूं, पर ठीक है, फिर भी एक अपने आप में उदाहरण जरूर है कि कैसे कम रिसोर्सेस के साथ में हमने शुरुआत किया, एकेडमी डेवलप करा, 225 ऑल इंडिया रैंक्स हम लेकर आ गए, पूरी टीम है चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरी के मेरे साथ जो काम करती है। आई एम बेसिकली एन इंजीनियर एंड MBA, परंतु मेरे साथ CA/CS की टीम काम करती। कैसे हमने रिसोर्सेस को यूज करा, बड़े ऑब्जेक्टिव बनाए, ऑल इंडिया रैंक 1 क्रिएट करी और अब नेशनल प्रेजेंस हम लेकर जा रहे हैं। ये भी जानना रोचक होगा बेटा, कैसे मैंने ये सब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की मदद से हासिल करा। और आप तो मुझसे बहुत आगे जाएंगे, ये मेरी पूरी इच्छा है और मेरी ईश्वर से प्रार्थना भी है। आइए, तो अब हाउ कैसे पढ़ना है वो मैंने बता दिया। अब मैं आ रहा हूं अपने सबसे महत्वपूर्ण सवाल की ओर, जिसका मतलब है हमें ये जानना होगा कि हम ये सब्जेक्ट को क्या माने सर। व्हाट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, ये तो बताओ सर। वाई हो गया, हाउ हो गया, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है ये तो बताओ सर। चलो, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है इस पर मैं और डिटेल में बात करना चाहूँगा तुमसे, जो मैं शुरू करूँगा। पर उसके पहले चलो एक पीटर ड्रकर की छोटी सी डेफिनेशन को लेता हूँ, फिर उसके बाद कहानियों पर वापस जाऊँगा। आपको अच्छा लगेगा, आई एम श्योर। आ जाओ बेटा, देखो अब जो मैं तुमको पढ़ाने जा रहा हूं उसमें भी थोड़ा सा हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट लगाएंगे, अलग अलग कलर्स का यूज करेंगे हमारे नोट्स के अंदर। फिर मैं और इलैबोरेट करने जा रहा हूं, आप मेरे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, जैसे रेड कलर से जो आएगा वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे। देखिए जो लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हम रेड से हाईलाइट करेंगे, बोल्ड अंडरलाइन को। ब्लू कलर से हेडिंग्स होंगी, सब हेडिंग्स होंगी। जबकि इतना रंगीन सब्जेक्ट है तो थोड़ी रंग बिरंगी चीजें तो हो, थोड़ा होली का गुलाल तो उछले, थोड़ा मस्ती में आनंद तो आए, तो हम रंगों का इस्तेमाल करेंगे। ये भी अपने आप में एक स्ट्रैटेजी हम यूज करेंगे। हेडिंग्स हो गए, सब हेडिंग्स हो गए, टाइटल, एग्जांपल्स हो गए, ऑथर के नेम्स हो गए, वो ब्लू से आएंगे। वायलेट कलर से हम केस स्टडीज, टिपिकल वर्ड, सेंटेंसेस, टिपिकल क्वेश्चन, स्कैनर्स जो इटैलिक्स में है उसको हम यूज करेंगे ये केस स्टडीज को। और ग्रीन से निमोनिक्स हो गए, आंसर याद कैसे रखना है, कीवर्ड्स कैसे हैं, मॉड्यूल के डायग्राम चार्ट हम ऐसे यूज करेंगे। तो 4 रंगों का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। हर रंग कुछ कहता है और ये रंग लाल कहता है कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को हम रेड से करेंगे। ब्लू कहता है हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को हम ब्लू से करेंगे। वायलेट आएगा मतलब कुछ टिपिकल सी चीज है, वहां विशेष ध्यान देने की जरूरत है। केस स्टडीज वगैरह कुछ होंगी, वो टिपिकल वर्ड सेंटेंसेस होंगे, वो हम वायलेट से लेंगे। और ग्रीन कलर से निमोनिक्स होंगे, मॉड्यूल के डायग्राम एज इट इज वर्बैटिम जो होंगे, जो एग्जाम में जरूर लिखना चाहिए, वो ग्रीन से आएंगे। इस तरह हम इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, अच्छी बात है साहब। तो यहां से हम शुरू करने जा रहे हैं। देवी और सज्जनों तैयार रहिए, आपके सामने आ रहा है जिसका नाम है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। कन्या को मंडप में लाओ, आ जाओ भाई। शुरू करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। आइए, मैं एक बहुत छोटी सी पीटर ड्रकर की डेफिनेशन लूंगा, फिर वापस से वो जो अधूरे उदाहरण आपके सामने रखे, अधूरी कहानियां आपके सामने रखी, उस पर वापस मैं आपको लेकर जाऊंगा। तो सुनिएगा दोस्तों, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करने जा रहे हैं। ये हमारे नोट्स हैं और बहुत खूबसूरत है, आपको आनंद आएगा। मैंने बहुत मोहब्बत से बनाए ये नोट्स। अच्छा, कंटेंट मैंने मॉड्यूल का लिया दोस्तों, ये तुम याद रखना। कंटेंट में मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं करी, मॉड्यूल का ही कंटेंट पूरा का पूरा मैंने लिया है, परंतु उसको क्रिएटिव बनाया। थोड़ा क्रिएटिविटी का कीड़ा है अपन में, क्रिएटिव बनाया, कलर्स यूज करे, बोल्ड हाईलाइट करा जो इंपॉर्टेंट चीजें, जो एग्जाम में ध्यान रखने वाली चीजें। वर्कबुक जहां डिफरेंशिएट बिटवीन बनाया। कट कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं है मॉड्यूल, बहुत क्रिएटिवली डिजाइंड है। फिर उसके बाद में देखें, आप देख सकते हैं कलर्स का जो यूज करा है। हर पेज पर कोई डायग्राम है, पिक्चर है, जिससे आकर्षण पैदा हो जाए। कीवर्ड्स आप देख सकते हैं। उसके बाद नीचे मैंने ये नोट्स भी आपके पास में आएंगे, जिसको आप बिल्कुल आप प्रिपेयर करेंगे, लिखेंगे। और यहाँ पर सॉफ्ट कॉपी मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपके सामने हार्ड कॉपी आ जाएगी। और इसमें आप देख सकते हैं बेटा, जैसे बीच बीच में एग्जाम्पल्स की जगह मैंने खाली छोड़ के रखी हुई है। वर्कबुक स्टाइल में है, डायग्राम्स हमने बनाए हुए हैं और कीवर्ड्स आ गए हैं। और इसके साथ साथ कीवर्ड्स हर जगह हमने दिए। निमोनिक्स में याद कैसे रखना है उसको। और बहुत अच्छे क्रिएटिव चार्ट्स भी हैं।
ऐसे तो हर व्यक्ति को अपना काम अच्छा लगता है, पर आप बताना मुझे कि आपको नोट्स पसंद आए क्या, आप मुझे ज़रूर व्हाट्सएप कीजिएगा। दोस्तों केस स्टडीज़ हैं, जैसे गोदरेज की केस स्टडी आप इस समय देख पा रहे हैं यहाँ पर, और इसके अलावा ये है बेटा हमारा सबसे यूनिक सेलिंग प्रेपोजिशन यूएसपी, स्कैनर। एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन स्कैनर, और वो स्कैनर्स कैसे बेटा जरा देखिएगा। जैसे स्कैनर्स आए तो नवंबर 2008 में पूछा गया क्वेश्चन भी अपने पास में है, और फिर उसके बाद स्कैनर में देखो रेड से आ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वायलेट से जो आ रहे हैं वो टिपिकल क्वेश्चन है। मैंने आपको कलर बताया था, ये टिपिकल क्वेश्चन वायलेट से, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो रेड से, मतलब उनको देखकर जाना है, वो बहुत बहुत ज़रूरी है। ऐसा करके हमने बनाया, और आखिरी में पूरा जब ये ख़त्म हो जाएगा तो हम उसके साथ चार्ट के साथ एक रिवीजन भी करेंगे, जिससे बच्चों को याद अच्छे से रह जाएगा। तो ऑल इन ऑल सब कुछ ऑल रोल्ड इनटू वन हमने इसके अंदर जमा दिया है। चले दोस्तों, यहाँ तक मन में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? तो मैंने पूरी स्ट्रैटेजी आपसे शेयर कर ली, कैसे हम पढ़ेंगे, व्हाट, व्हाई और हाउ की बात चल रही है, और मैं आपको लेकर जा रहा हूँ सबसे पहले अब उस सवाल पे जिसके लिए हम मिले हैं, व्हाट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ध्यान से देखिएगा, बहुत आनंद आने वाला है, खूब मज़ा लेकर देखिएगा बेटा। तो मैं ना केवल आपके साथ में टीचिंग का काम करूंगा, आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। अगर आप कहीं किसी समस्या में अटके हुए हो, कोई प्रॉब्लम, ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम है या फैमिली बिजनेस है जो जहां आपको लगता है कि किसी सोल्यूशन की ज़रूरत है, तो वहां भी आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। कैसे स्ट्रैटेजी लगाकर अपने बिजनेस को हम नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं, आइए देखें। मैं शुरुआत कर रहा हूं दोस्तों यहाँ से कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है क्या। देखना बेटा, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज नॉट अ बॉक्स ऑफ ट्रिक्स। ध्यान दीजिएगा, ये बॉक्स ऑफ ट्रिक्स नहीं है, नीदर इट इज अ बंडल ऑफ टेक्निक। ना तो ये टेक्निक का कोई बंडल है, ना तो ये बॉक्स ऑफ ट्रिक्स है, ना तो ये टेक्निक का कोई बंडल है। तो भाई साहब हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को क्या माने? तो साहब आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को मानो एनालिटिकल थिंकिंग। बहुत अच्छे, ये वर्ड को पकड़ो, एनालिटिकल थिंकिंग एंड कमिटमेंट ऑफ रिसोर्सेज टू एक्शन। और आप अपने रिसोर्सेज को एक्शन पे लगा दो। जो येलो से हाईलाइट करा है वो नहीं है, जो ब्लू से हाईलाइट करा है वो है। और ये पीटर ड्रकर साहब बोल रहे हैं, जो मैनेजमेंट गुरु रहे हैं, इस सब्जेक्ट के जनक रहे हैं, वहां से हमने शुरू करा है। तो वापस से बोलता हूँ, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है और क्या नहीं। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज नॉट अ बॉक्स ऑफ ट्रिक्स। क्रॉस कर रहा हूँ, बॉक्स ऑफ ट्रिक्स नहीं है, पढ़ाई शुरू हो चुकी, आ जाओ, आधे घंटे के अंदर हम आ गए अपने फॉर्म में। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज नॉट अ बॉक्स ऑफ ट्रिक्स, ये बॉक्स ऑफ ट्रिक्स नहीं है, ये ट्रिक्स थोड़ी है यार। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की कुछ भी ट्रिक लगा लिया। नीदर इट इज अ बंडल ऑफ टेक्निक, ये कोई टेक्निक भी नहीं है कि कोई तरकीब लगा ली हमने, चतुराई चालाकी नहीं है। इट इज एनालिटिकल थिंकिंग। बहुत ध्यान से, एनालिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या है सर? एनालिटिकल थिंकिंग का मतलब है कोई भी काम करते समय उसके पॉजिटिव और उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स को ध्यान से सोचना, इसका मतलब है एनालिटिकल थिंकिंग। इट इज एनालिटिकल थिंकिंग। ये भाई साहब ये एनालिटिकल थिंकिंग है। और इसके अलावा क्या है? इट इज कमिटमेंट ऑफ रिसोर्सेज टू द एक्शन। आप अपने रिसोर्सेज को एक्शन पे लगा दो, ये उसका नाम है। तो सर मैं नहीं मानता आपकी डेफिनेशन को। अच्छा बेटा, तेरे ना मानने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं यहां पर आपको सिद्ध करूंगा कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट यही है। ना तो ये ट्रिक्स है, ना तो ये टेक्निक है, ये एनालिटिकल थिंकिंग है और कमिटमेंट ऑफ रिसोर्सेज टू द एक्शन है। कैसे? आइए देखें। ऐसे मैंने सबसे पहले 3-4 अधूरी कहानियां जो आपके सामने रखी, वो क्या थी वो मुझे बताइए। मैंने आपके सामने सबसे पहले जो रखा वो था टेस्ला मोटर्स। एलॉन मस्क। एलॉन मस्क ने क्या करा, कैसे स्ट्रैटेजी बनाई, इस पर आते हैं, है ना। कैसे पूरा बैंकरप्ट होने के बाद, बैंकरप्ट हो गए थे, 3 बार रॉकेट को उन्होंने भेजा। $165 मिलियन इनको मिले थे अपनी कंपनी पेपाल से शेयर्स बेचकर, जिसको इन्होंने इनोवेशन में लगा दिया, आने वाली सदी की चीज बनाने में लगा दिया कि मैं मंगल ग्रह पर लेकर जाऊंगा, मैं सोलर सिटी बनाऊंगा जो अपना ही एनर्जी जनरेट करेगी और उस एनर्जी जनरेट करने से पूरी दुनिया चलेगी। अलग, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। तो ऐसे में उन्होंने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई बेटा? अब देखो, टेस्ला मोटर्स की तरफ ले चलता हूं। टेस्ला मोटर्स बोलती है, टेस्ला मोटर्स कार्स बनाती, इलेक्ट्रिक कार्स बनाती है, ड्राइवरलेस कार्स बनाती है। और टेस्ला मोटर्स क्या बोलती है? टेस्ला मोटर की स्ट्रैटेजी आ गई, इलॉन मस्क की स्ट्रैटेजी आ गई। देखिए ध्यान से, द सीक्रेट टेस्ला मोटर्स मास्टर प्लान। ये सीक्रेट टेस्ला मोटर का मास्टर प्लान है जो हम देखने जा रहे हैं, ये उनका सीक्रेट प्लान है। जरा देखो
क्या? बिल्ड स्पोर्ट्स कार बनाना है, बिल्ड स्पोर्ट्स कार बनाना है। यूज दैट मनी टू बिल्ड एन अफोर्डेबल कार, स्पोर्ट कार बनाकर उस पैसे को अफोर्डेबल कार्स बनाने में लगाना है। तीसरा सेंटेंस देखिए, यूज दैट मनी टू बिल्ड इवन मोर अफोर्डेबल कार, उस पैसे को यूज करके और अफोर्डेबल कार बनाना है। चौथा सेंटेंस देखिए, ये करते हुए प्रोवाइड जीरो एमिशन इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, इससे जीरो एमिशन वाली सिचुएशन को लाना है और पावर जनरेशन ऑप्शंस लाना है। डोंट टेल एनीवन, किसी को बताना नहीं, ऐसा वो खुद बोल रहे हैं एलॉन मस्क कि मेरी स्ट्रैटेजी है पहले स्पोर्ट्स कार बनाना, प्रीमियम गाड़ी बनाना, वहां से पैसा कमाना, उस पैसे को लेकर फिर अफोर्डेबल कार्स बनाना, इलेक्ट्रिकल कार बनाना, सोलर एनर्जी पर डिपेंडेंट रहना और एक ऐसी दुनिया बनाना जहां पर पावर की जरूरत ही नहीं होगी, सोलर एनर्जी से ही सब कुछ चलते चला जाएगा। ये उनकी स्ट्रैटेजी। क्या ये केवल ट्रिक है? इतना छोटा सा गंदा सा नाम देंगे, क्या ये केवल ट्रिक है? नहीं। क्या ये केवल बंडल ऑफ टेक्निक है? नहीं, ये ट्रिक नहीं है, ये बंडल ऑफ टेक्निक नहीं है। क्या है दोस्तों? इट इज एनालिटिकल थिंकिंग। एनालिटिकल थिंकिंग, सारे प्रॉस और कॉन्स को सोचना, एनालिटिकल थिंकिंग एंड कमिटमेंट ऑफ रिसोर्सेज टू द एक्शन, और जो रिसोर्सेज है उनको एक्शन पे लगाने का नाम है एलॉन मस्क। आया समझ में? और इंटरेस्टिंग कुछ बताता हूं, ऐसे ही नहीं कि अपन कुछ भी उसको ऐसे कर दें, आपको मजा आएगा। मजा आना चाहिए यार, देखो मुझे पढ़ाने में मजा आना चाहिए, तुमको भी पढ़ने में मजा आना चाहिए। आइए एलॉन मस्क कंप्लीट मास्टर प्लान की तरफ हम चलते हैं। देखिए टेस्ला का मास्टर प्लान, कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, गूगल पे जा रहा हूं। आप भी घर में अभी पढ़ते पढ़ते मोबाइल पे जाकर एलॉन मस्क करेंगे तो आ जाएगा। पूरी दुनिया में स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट लग रहा है बेटा, कहाँ नहीं लग रहा। देखो क्या लिखा, क्रिएट अ लो वॉल्यूम कार विच वुड नेसेसरीली बी एक्सपेंसिव। गाड़ी तो देखो यार दोस्तों, क्या गाड़ी बनाई यार। क्रिएट अ एन एक्सपेंसिव कार, लो वॉल्यूम एक्सपेंसिव कार, कम बिकने वाली पर महंगी गाड़ी, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना उन लोगों के लिए जो शुरुआत में पैसा खर्चा करने के लिए तैयार होते हैं। क्या ये एनालिटिकल थिंकिंग नहीं है? क्या प्रॉस एंड कॉन्स को देखकर डिसीजन नहीं ले रहा है? वो ले रहा है वो व्यक्ति। फिर क्या करना है एलॉन मस्क को उसके बाद में यूज दैट मनी टू डेवलप मीडियम वॉल्यूम कार एट लोअर प्राइजेस, और फिर उसके बाद में थोड़े ज्यादा कार्स बनाना है लो प्राइजेस के साथ में। ऐसा एलॉन मस्क लेकर अपनी स्ट्रैटेजी को आगे बढ़ रहे हैं और ऐसा उन्होंने बहुत करा। अभी एलॉन मस्क का मेजर स्टेक जो है वो है टेस्ला मोटर्स के अंदर, स्पेसएक्स के अंदर, मंगल ग्रह पर अपने लोगों को बसाना वहां पर, और टेस्ला मोटर्स से इलेक्ट्रिक व्हीकल, ड्राइवरलेस व्हीकल को तैयार करना, क्योंकि युद्ध में जितने लोग नहीं मरते बेटा, उससे ज्यादा लोग सड़कों पे मरते हैं। और ये व्यक्ति एनालिटिकली सोचकर, आउट ऑफ बॉक्स सोचकर अपने रिसोर्सेस को बेस्ट यूज करता है। पहले Zip2 नाम की कंपनी बेचते हैं, फिर वहां से पेपाल कंपनी बनाते हैं, वहां से जो पैसा मिलता है $165 मिलियन, उसको लेकर वो बनाते हैं टेस्ला मोटर्स, स्पेसएक्स, और देखो ये व्यक्ति बढ़ता चला जा रहा है और आज नेटवर्थ है 25 बिलियन, मिलियन नहीं, $25 बिलियन, और टॉप 25 रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड के अंदर इस शख्सियत का नाम आता है। क्या अपने आप में स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का बेहतरीन इन्होंने उपयोग करा है। आओ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मैंने पहली ये बात करी थी आपसे टेस्ला मोटर्स, एलॉन मस्क के बारे में। दूसरा मैंने आपसे पूछा जूम। आओ जूम को देखते हैं, जरा जूम इन करते हैं। 3 सीक्रेट्स बिहाइंड जूम ट्रिपल डिजिट ग्रोथ। ट्रिपल डिजिट ग्रोथ, लोग 10%, 20%, 25% की बात करते हैं, भाई ट्रिपल डिजिट ग्रोथ की बात कर रहे हैं। कैसे ट्रिपल डिजिट ग्रोथ की बात कर रहे हैं, जरा देखो मेरे सामने। आ जाओ दोस्तों। First time installation of Zoom mobile application have skyrocketed 728% since March 2, 2020. March 2, 2020 के बाद में, ये लॉकडाउन के बाद का पीरियड है दोस्तों, 728% की ग्रोथ के साथ जूम चल रहा है। कैसे जूम चल रहा है यार? 728% की ग्रोथ के साथ कैसे कोई चल रहा है? इसके पीछे स्ट्रैटेजी क्या होगी, जरा सोचिएगा। स्ट्रैटेजी क्या होगी मैं आपके सामने ला रहा हूं। पहले कुछ चीजें, फिर उसके बाद एक बढ़िया आपको स्लाइड दिखाऊंगा। 3 कीज टू जूम ग्रोथ। जूम की ग्रोथ के 3 कीज देख लो आप, कैसे करता है जूम। ये काम देखिएगा। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, गूगल पे सर्च कर रहे हैं इन चीजों को। बीइंग कस्टमर ड्रिवन इज इंग्रेडिएंट इन जूम्स डीएनए। कस्टमर इज द किंग। कस्टमर की दृष्टि से काम करना है। जो कष्ट से मर जाए वो कस्टमर नहीं, हमको कस्टमर के एंगल से काम करना है। कैसे कस्टमर ड्रिवन जो है वो जूम के डीएनए में घुसा हुआ है। करना है कस्टमर को सेटिस्फाई, भले कुछ भी हो जाए।
फिर उसके बाद जूम क्या करता है, जूम का दूसरा जो एंगल है, बिल्ट अ प्रोडक्ट दैट कैन सेल इटसेल्फ। अपना प्रोडक्ट ऐसा बनाओ जो ऑटो जनरेटेड हो, अपने आप ही प्रोडक्ट बिके, आपको उसको धकेलने की जरूरत ना पड़े, वो ऑटोनॉमस हो जाए, ऐसा जूम बेटा करते हैं। अच्छा, जूम कोई टीचिंग प्लेटफॉर्म थोड़ी, वो तो मीटिंग प्लेटफॉर्म है। आई विल रिपीट, जूम कोई टीचिंग प्लेटफॉर्म थोड़ी है, वो तो मीटिंग प्लेटफॉर्म है। पर मीटिंग प्लेटफॉर्म भी इतना बढ़िया बनाया कि वो टीचिंग प्लेटफॉर्म बन गया। मतलब प्रोडक्ट अपने आप बिकते चला जा रहा है, लोग जूम पर क्लासेस ले रहे हैं, टीचर्स जूम पर क्लासेस ले रहे हैं, पूरी दुनिया जूम पर आ चुकी है। चाइना को कितना भी कोसो यार, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग तो ये लोग करते हैं। भले अपना प्रतिद्वंदी है, दुश्मन है, लड़ेंगे उससे, अपन ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल अपन लोकल पे वोकल हो जाएंगे। पर जहां अप्रिशिएट करना है, सीखना है, वो भी बेटा एक बहादुर की निशानी है। तो जूम कैसा प्रोडक्ट बनाता है जो अपने आप बिकता है। और इसके बाद आप देखो इसका तीसरा एंगल भी जूम का, जूम isn't afraid to splurge when it comes to building their brand। जब ब्रांड बिल्डिंग की बात आती है तो जूम खर्चा करने से भी नहीं रुकता, वो ये भी काम करता है। और जूम ने क्या करा, जूम ने पहले फ्री प्रोडक्ट दिया। आओ इसका छोटा सा अपन एक एंगल और देखते हैं। जूम ने क्या करा, जूम ने पहले फ्री प्रोडक्ट दिया और फ्रीमियम से जाकर वो प्रीमियम पे चला गया। फ्रीमियम से जाकर वो प्रीमियम पे चला गया। मतलब देखो जूम का मॉडल कैसा है, नटशेल में चेक करो बेटा। सर आप ये क्या समझा रहे हो, मैं तुम्हारी दोस्ती करवा रहा हूँ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से। कैसे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जूम का लगा, फिर उसके बाद अपन धाम धूम पढ़ेंगे, चिंता ही मत करो। फ्रीमियम मॉडल से प्रीमियम मॉडल, देखो उन्होंने क्या करा, फ्री यूजर्स आर फनल्ड, फ्री यूजर्स क्रिएट करे। पहले थोड़ा सा फ्री दे दिया, पहले थोड़ा सा बोल दिया भैया ले लो मुफ्त में, और फिर उसके बाद में वायरल ग्रोथ हो गई, और फिर उसके बाद में डायरेक्ट सेल आ गई। जूम के पेड भी तो आते हैं यार, देखो मेरी बात सुनो, अपन सर्च करते हैं जूम का पेड मॉडल कैसा होता है, तो जूम का अपन चल के सब्सक्रिप्शन चेक करते हैं भाई, पैसे से जूम फिर पैसा कैसे बना रहा है। तो चलो अपन चेक कर लेते हैं जूम पैसा कैसे बना रहा है। तो जूम का ले लेते हैं और जूम के मॉडल्स चेक कर लेते हैं। जूम के पेड सब्सक्रिप्शन, और फिर उससे कंपेयर कर लेते हैं सब्सक्रिप्शन। जूम के पेड सब्सक्रिप्शंस कैसे हैं अपन देख लो, समझ में आ जाएगा। कॉन्फ्रेंसिंग प्लान्स है जूम के बेटा, ये देखो, मतलब आप चूज अ प्लान, आ जाओ भैया, ये बोल रहा है चूज अ प्लान, ये देख लो जी। अब ये प्लान को चूज करने की बात कर रहा है। ये देखो पहला तो फ्री है, पर्सनल मीटिंग में जो ये करने की बात कर रहे हैं ये तो हो गया फ्री दादा। और इसके बाद में अब अपन पेड प्लान्स पे देखो, फ्री कहाँ का है, पर्सनल मीटिंग फ्री है जूम की, पर्सनल मीटिंग जूम की फ्री है, ठीक है साहब। 100 पार्टिसिपेंट ले सकते हो, 40 मिनट मैक्सिमम ग्रुप ले सकते हो, अनलिमिटेड 1:1 मीटिंग हो सकती। अब तुमको महंगा, अब तुमको 100 पार्टिसिपेंट्स को लेना है, अनलिमिटेड ग्रुप मीटिंग करनी है, 1 GB क्लाउड रिकॉर्डिंग करनी है, सोशल मीडिया स्ट्रीमिंग करनी है, 13,200 रुपये। मतलब ये क्या है, ये है प्रीमियम। और जो स्टार्ट करा वो क्या था, फ्रीमियम। तो जूम की स्ट्रैटेजी क्या बन गई, फ्रीमियम टू प्रीमियम। दूसरा देख लो भाई, 17,700 रुपये के अंदर ले लो, 300 पार्टिसिपेंट ज़्यादा, बड़ी क्लास लेना है, बड़ी मीटिंग लेना है, ये ले लो। फिर उसके बाद 17,700 रुपये ले लो ईयरली लाइसेंस का, और इसके अंदर 500 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट हो गए। मतलब जूम की स्ट्रैटेजी एग्जाम में भी लिख सकते हैं, फ्रीमियम टू प्रीमियम, फ्रीमियम से प्रीमियम। आया दोस्तों समझ में, मतलब कैसा ये लोग गेम खेलते हैं यार, ये देखने लायक होता है, रोचक होता है बेटा। तो एलॉन मस्क ने कैसे करा, कैसे हमने देखा कि ये केवल ट्रिक नहीं थी, टेक्निक का बंडल नहीं था, ये एनालिटिकल थिंकिंग थी, और कमिटमेंट था रिसोर्सेस का एक्शन पे लगाने पे। पहली बात मैंने करी एलॉन मस्क, टेस्ला मोटर्स, दूसरी बात हमने करी जूम, और तीसरी बात एक और देख लेते हैं, व्हाइट हैट जूनियर। फिर और भी चीज़ें जो ओवर द टाइम हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा थोड़ा रोज हम करेंगे, और फिर पढ़ने का स्टाइल भी अपन आज ही एलैबोरेट करते हुए चलेंगे। तो आ जाओ दोस्तों, अब मैं तुमको लेकर जा रहा हूँ वापस से तीसरी चीज़ की तरफ, और मुझे बताओ ये हो गया व्हाइट हैट जूनियर। व्हाइट हैट जूनियर, व्हाइट हैट जूनियर लाइव ऑनलाइन कोडिंग फॉर किड्स की बात आती है। और मुझे बताओ, मेरी बेटी मुझसे बोलती है कि पापा मुझे व्हाइट हैट जूनियर की क्लासेस करनी है। मैंने कहा क्यों करनी है बेटा, तू तो क्रिएटिव चीज़ों में, तुझे तो डांस और म्यूज़िक और पोएट्री और ओरेट्री और ये सब चीज़ें पसंद है, ये ऐसा क्यों कर रही है टेक्नोलॉजी में। तो व्हाइट हैट जूनियर
क्यों वो करना चाह रही? तो बोले पापा मेरे सब फ्रेंड्स कर रहे हैं। मैंने कहा सारे फ्रेंड्स क्यों कर रहे हैं? बोले सारे फ्रेंड्स क्यों कर रहे हैं ये तो नहीं पता, पर इसलिए मैं भी करना चाहती हूँ। देखो व्हाइट हैट जूनियर ने अपने ब्रांड एम्बेसडर बच्चों को ही बना दिया। इनको कुछ नहीं करना, इनके बच्चे ही इनके ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। और मैं इसके पीछे का आपको एनालिटिकल थिंकिंग बताता हूँ कि कैसे करा इन्होंने और क्यों करना चाह रहे हैं, और इतना सब आज की तारीख में कैसे वो कर पा रहे हैं। जरा देखो इस व्यक्ति को, जिनका नाम है दोस्तों करण बजाज। देखो कैसे दिख रहे हैं, एकदम छोटे छोटे लड़के टाइप्स। और क्या बेटा बिजनेस ये लोग करते हैं यार, और क्या 3 कंट्रीज, उसके बाद में लगभग 10,000 टीचर्स और 1-to-1 इंटरेक्शन और टर्नओवर रेशो। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब कोई बैकआउट कर रहा है इनके प्रोडक्ट को खरीदने के बाद, रिफंड पॉलिसीज भी। कैसे व्हाइट हाउस जूनियर ये सब कर पाता है? इन्होंने क्या करा, इन्होंने बोला कि कोई व्यक्ति एप्लीकेशन अगर चला रहा है तो कितना जबरदस्त हो जाए, इसको बोलते हैं बेटा बैकवर्ड इंटीग्रेशन। अलग अलग स्ट्रेटजीज के नाम है। जैसे टेस्ला मोटर्स ने क्या करा, पहले उन्होंने महंगी गाड़ी बनाई और बेची, उसको बोलते हैं हम स्किमिंग स्ट्रेटजी। महंगा बनाओ, कम लोगों को बेचो। और दूसरा फिर उसको सस्ता करके ज्यादा लोगों को बोलो, इसको बोलते हैं पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी। ये स्ट्रेटजी इसके नाम है। अभी मैं स्ट्रेटजी के नाम नहीं ले रहा हूं, जनरल बात कर रहा हूं जिससे आपको समझ में आए। अदरवाइज ये सब स्ट्रेटजीज के नाम है। इन्होंने क्या करा, इन्होंने बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर लिया। किन्होंने? करण बजाज साहब ने। इन्होंने बोला भाई बच्चा जो है वो एप्लीकेशन चला रहा है, अच्छा एप्लीकेशन बनाने लग जाए तो गजब हो जाएगा। तो एप्लीकेशन बनाने पर ये लेकर आ गए कि बच्चों को एप्लीकेशन बनाना ही सिखा दिया जाए तो क्या। और आने वाला ज़माना तो है ही पूरा टेक्नोलॉजी ड्रिवन। मैंने अपनी डॉटर से पूछा कि बेटा तेरे को टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट क्या है? बोले पापा दिन भर तो मैं लगी रहती हूँ, मैं तो बिल्कुल मोबाइल पर हूँ, मैं तो लैपटॉप पर हूँ, मैं तो सब कुछ हूँ। और आज का बच्चा है भी, इसलिए उन्होंने उसी को टैप करते हुए उसको आगे के लेवल पर लेकर आ गए। और इसीलिए व्हाइट हैट जूनियर इतना सक्सेसफुल है। 100% की ग्रोथ रेट से व्हाइट हैट जूनियर चल रहा है, जो बच्चों को फ्री ऑनलाइन कोडिंग क्लासेस सिखाते हैं। देखो करण बजाज, करण जौहर नहीं, करण बजाज, वो भी अलग चीज़ है, वो भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है बॉलीवुड का, उस पर अपन बाद में बात करेंगे। बायजू ने व्हाइट हैट जूनियर को खरीद लिया। बिगेस्ट डील है इंडियन एड्यूटेक स्पेस के अंदर। व्हाइट हैट जूनियर 2018 में लॉन्च हुआ था। 3 मिलियन बच्चे कोडिंग सीख रहे हैं व्हाइट हैट जूनियर से। 150 मिलियन एनुअल रेवेन्यू पर आ चुका है। उसके अलावा 20,000 लाइव क्लासेस होती है, 5,000 टीचर इस पर काम करते हैं और ग्लोबली एक्सपैंड करके 1 लाख टीचिंग जॉब्स इंडिया में दे रहे हैं। देखो आप क्या काम व्यक्ति ने करा है। मतलब जो व्यक्ति सदी से आगे सोचता है बेटा, जो आने वाले समय के बारे में सोचता है, एलॉन मस्क की सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ड्राइवरलेस व्हीकल, वही तो आज वर्ल्ड के सबसे इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। और करण बजाज, और सिंपल ना इंडियन आदमी, ऐसा थोड़ी कि व्हाइट हैट जूनियर जो है वो कुछ और 3 कंट्रीज के अंदर है। मतलब इन्होंने आगे का सोचा, आने वाली जनरेशन का। जूम ने क्या करा, आगे का सोचा। व्हाइट हैट जूनियर आगे का सोचा। टेस्ला मोटर आगे का सोचा। क्या करा, एनालिटिकल थिंकिंग करी, और जो रिसोर्सेस थे वो एक्शन पर उन्होंने पूरी तरह से लगा दिए। मंजूर है, ऐसा इन्होंने करा। मैं आपको कुछ और इसके साथ में दिखाता हूँ, यू विल फील गुड अबाउट इट। आइए हम एक बार और देखते हैं इसी में। देखो व्हाइट हैट जूनियर के बारे में। नो योर स्टार्ट डिजिटल मार्केटिंग करियर शुरू करना है, आ जाओ भैया। ये रहा भाई व्हाइट हैट जूनियर का चिंटू। एनालिसिस ऑफ व्हाइट हैट जूनियर डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में मैं कुछ बढ़िया चीज़ें आपके सामने रखूंगा। पहले आप ये ऐड देखो। ये क्या दुनिया भर के बिजनेस वाले क्यों? चिंटू ने व्हाइट हैट जूनियर पे कोडिंग सीखा, ऐप बनाया, उसके ऐप पे इन्वेस्ट करने। इसने इस उम्र में ऐप बनाया। अब व्हाइट हैट जूनियर पर इंडिया का हर बच्चा ऑनलाइन कोडिंग सीखेगा और ऐप बनाएगा। आज ही बुक कीजिए फ्री क्लास whitehatjunior.com पर। समझे बात को? क्या करा, व्हाइट हैट जूनियर पे बच्चा कोडिंग सीखेगा। आने वाली जो जनरेशन है
भविष्य में जो होने वाला है उसको आज ही उन्होंने प्रेजेंट के अंदर लेकर आ गए। क्या ये केवल ट्रिक है बेटा? क्या ये केवल टेक्निक है? क्या ये एनालिटिकल थिंकिंग नहीं है, सारे प्रॉस एंड कॉन्स देखते हुए? और क्या ये रिसोर्सेज को एक्शन पे लगाने का काम नहीं है? क्या एनवायरनमेंट जब हॉस्टाइल है तब उस केस के अंदर उस हॉस्टाइल एनवायरनमेंट से लड़ने का नाम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, बचने का नाम भिड़ने का नाम, और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने का नाम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है। तो आओ दोस्तों, ये देखो, ये चीज़ें जो हैं ये कहीं ना कहीं यार अपने को मोटिवेट भी करती हैं, एक्साइट भी करती हैं और हमको आगे बढ़ने का कारण भी देती हैं। तो व्हाइट हैट जूनियर की स्ट्रेटेजी पर अपन ने बात करा, और देखिए थोड़ा सा कुछ और मैं आपको इसके एंगल्स शेयर करता हूँ। हाउ डिड दे डू दैट? मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज आ गई इनकी। ये सूद साहब, सोनू सूद साहब इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं, जो उन्होंने करा एक्विजिशन पे करते हैं ये काम। इसके अलावा इनकी बहुत सारी स्ट्रेटजीज जो हैं उनमें सब फ्यूचरिस्टिक मॉडल को लेकर इनकी प्लानिंग चलती है। तो ये बेटा हमने कुछ चीज़ें इसके साथ में देखी और समझी। अब हम एक बार वापस से आते हैं हमारे कंटेंट पर और देखते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की आगे की बातें। तो भाई स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है? हमने बोला इट इज़ not a box of tricks or a bundle of technique, it is analytical thinking and commitment of resources to action। आइए थोड़ा सा हम कंटेंट पर और चलते बेटा। पीटर ड्रकर ने और भी डेफिनेशंस दिए हैं इसको लेकर, पर एक डेफिनेशन पर्याप्त है जो हमने डिस्कस करी, और इसके साथ ये और देखिए। अब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में स्ट्रैटेजी आता है और पॉलिसी आता है। सब नोट्स में बहुत सिस्टमैटिकली लिखा हुआ है बेटा और बहुत मज़ा आएगा आपको, ध्यान से देखिएगा। स्ट्रैटेजी है और पॉलिसी है, ये दो बातों के बारे में हम बात कर रहे हैं। स्ट्रैटेजी है, पॉलिसी है। स्ट्रैटेजी क्या है और पॉलिसी से ये किस तरह अलग है, इस पर जरा 1-2 मिनट हम बात करना चाहेंगे कि स्ट्रैटेजी क्या है और ये पॉलिसी से किस तरह से अलग है। देखो बेटा, पॉलिसी का मतलब होता है जब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं कोई गाइडलाइन देख लूं और उसके बेसिस पे डिसीजन ले लूं। जैसे आज नगद कल उधार। भाई साहब आप आए हो मेरी दुकान पर, आपको सामान चाहिए तो आप एक काम करो कि क्रेडिट नहीं दूंगा, आज नगद ले लो, और उधार चाहिए तो आप कल आ जाओ ना। दिस इज अ पॉलिसी। ये पॉलिसी इसलिए बेटा क्योंकि ये गाइडलाइन है, केवल एक फिक्स है, इसके आधार पे चलना है। अच्छा, स्ट्रैटेजी पॉलिसी का डिफरेंशिएट हमारे मॉड्यूल में नहीं देके रखा है, पर फिर भी मैंने शुरुआत इसी से की है क्योंकि ये दोनों सिमिलर वर्ड्स लगते हैं पर दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। हम वो अंतर आपके सामने एक बार रख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। स्ट्रैटेजी बताता है हाउ टू गेट वेयर यू वांट टू रीच। आप जहां पहुंचना चाहते हैं वहां आप कैसे पहुंचेंगे। कैसे एलॉन मस्क ने टेस्ला मोटर्स को वहां पहुंचा दिया जहां वो पहुंचना चाहते थे। कैसे उन्होंने एक एक कंपनी को बेचकर दूसरी कंपनी में पैसा डालकर सिचुएशन के मुताबिक अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते चले गए। हाउ टू गेट, ये हाउ टू गेट में बात करता है, कैसे पहुंचोगे जहां पहुंचना चाहते हो। और पॉलिसी जबकि कुछ नहीं है, पॉलिसी इज अ गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग। आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो तो उसके लिए आप पॉलिसी बना दो। भाई साहब हमारी पॉलिसी के अंदर नहीं है कि हम कस्टमर को रिफंड करें, अब ये पॉलिसी है। स्ट्रैटेजी तो क्या है? स्ट्रैटेजी तो रास्ता बताएगी आपको जहां पहुंचना चाह रहे हो। पॉलिसी केवल आपको बता देगी कि इसको फॉलो करना है क्योंकि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। बोलो याद रहेगा? स्ट्रैटेजी टेल्स यू हाउ। 6 पॉइंट आज याद करके उठेंगे, हमारे पास है समय, 6 पॉइंट याद करके उठेंगे। स्ट्रैटेजी टेल्स यू हाउ टू रीच वेयर यू वांट टू गो। जहां तुम पहुंचना चाहते हो वह कैसे पहुंचोगे, ये स्ट्रैटेजी है। ठीक है साहब। अच्छा, पॉलिसी क्या है? पॉलिसी इज अ गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग। केवल डिसीजन नहीं ले पा रहे, उसकी गाइडलाइन का नाम जो है वो पॉलिसी है। जैसे बोलते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये पॉलिसी है भाई, जो ईमानदार है वो जीवन भर ईमानदार है। पर स्ट्रैटेजी तो अलग अलग है। आने वाले समय में हम बात करेंगे कि कैसे रिलायंस के धीरू भाई अंबानी ने 0 रुपीज से अपनी कंपनी शुरू करी, भजिए बेचने से अपना जीवन शुरू करा, और वो अपनी मृत्युशैया पर जब थे, जब उनका फ्यूनरल निकल रहा था तो उनकी नेटवर्थ थी 99,000 करोड़। और 99,000 करोड़ रुपीज से कैसे मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी दोनों बेटों ने उस कंपनी को ले गए लगभग 3 लाख करोड़ तक के। हाउ टू गेट पे बात करती है स्ट्रैटेजी, पॉलिसी बात करती है डिसीजन लेने पर। बोलो मंजूर है? अगला पॉइंट, पॉलिसी आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को देखकर बनाई जाती है। दोस्तों इधर एक वर्ड आ रहा है स्वॉट। अरे सर हमने ये वर्ड पढ़ा हुआ है। वेरी गुड, कहाँ पढ़ा हुआ है? अरे सर
हमने पढ़ा ही है इकोनॉमिक्स के अंदर, हमने पढ़ा था बिजनेस कमर्शियल नॉलेज के अंदर, हमने ये पढ़ा हुआ है, रूपा मैम ने हमको पढ़ाया था, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट। वेरी गुड। मतलब अपनी स्ट्रेंथ, अपनी ताकत को पहचानना, वीकनेस कमजोरी को देखना, बाजार में जो अपॉर्चुनिटीज अवसर को पहचानना, और थ्रेट भय से लड़ना, और उसके बाद जो बनता है उसका नाम है स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी इज बेस्ड ऑन स्वॉट एनालिसिस। आपकी ताकत क्या है, आपकी कमजोरी क्या है, आपकी अपॉर्चुनिटी क्या है और थ्रेट क्या है। अच्छा सुनो, स्ट्रेंथ्स और वीकनेस आपको थोड़ा इसके बारे में ऑलरेडी आता है। स्ट्रेंथ्स और वीकनेस ये इंटरनल है, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट एक्सटर्नल है। तो स्ट्रेंथ्स और वीकनेस इंटरनल, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट एक्सटर्नल। और इंटरनल के भी पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव जो है वो है स्ट्रेंथ और नेगेटिव जो है वो है वीकनेस, और एक्सटर्नल के लिए जो पॉजिटिव है वो है अपॉर्चुनिटी और एक्सटर्नल का जो नेगेटिव है वो है थ्रेट। मतलब अपन को जैसे टॉर्च जलाना है ना बेटा, तो अपन क्या करते, उसके अंदर सेल डाल देते और प्लस को प्लस से मैच करते, माइनस को माइनस से मैच करते तो टॉर्च जल जाती। वैसे ही जीवन में टॉर्च जलानी है तो इंटरनल प्लस जो है स्ट्रेंथ, उसको एक्सटर्नल प्लस अपॉर्चुनिटी से मैच कर दो। जैसे कि मुझे ऐसा लगा कि मेरी अगर एबिलिटी है कि मैं एनालिटिकली सोच पाता हूं मैथमेटिक्स में या स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, तो मेरी इंटरनल है स्ट्रेंथ पॉजिटिव, और एक्सटर्नल भी अपॉर्चुनिटी मुझे इन सब्जेक्ट्स के अंदर दिख रही है सीए की कोचिंग में, तो मैंने उसको इस प्लस को इस प्लस से जोड़ दिया और टॉर्च जला दी, आया। और वीकनेस जो है वो है नेगेटिव इनसाइड का और थ्रेट है नेगेटिव आउटसाइड का, उसको थोड़ा बच के चलने का, तो अपना स्ट्रैटेजी लग जाता है। जबकि पॉलिसी इज द फ्रेमवर्क फॉर डिसीजन मेकिंग। भाई साहब फ्रेमवर्क है, हम नहीं सोच पा रहे तो हमने एक ढांचा बना दिया, फ्रेमवर्क हो गया। जैसे कि रामायण काल के अंदर, महाभारत और रामायण का जिक्र होना बहुत जरूरी दोस्तों स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में, क्योंकि 2000 साल पहले भी स्ट्रैटेजीज लगती थी। रामायण काल के अंदर सीता मैया के लिए लक्ष्मण जी ने एक ऐसी लक्ष्मण रेखा बना दी और सीता जी को बोला कि सीता मैया आप इस लक्ष्मण रेखा के भीतर ही रहना, इससे बाहर मत जाना। और दूसरा रावण आया और कैसे भी धूर्त छल कपट करके सीता मैया को लेके चला गया। बताओ इनमें से कौन सी पॉलिसी और कौन सी स्ट्रैटेजी? क्या बोला? हाँ, लक्ष्मण जी ने जो लक्ष्मण रेखा बनाई वो थी पॉलिसी, गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग, फ्रेमवर्क फॉर स्ट्रेटेजी डिसीजन, कि माता जी आप इसके अंदर ही रहना, इससे बाहर मत जाना। वो क्या था? वो थी गाइडलाइन, डिसीजन मेकिंग की गाइडलाइन थी कि इसी के दायरे में खड़े रहना, इसी के दायरे में आप रहना, इसको बोला गाइडलाइन। परंतु रावण आया और साधु का भेष बनाया और माता जी से भिक्षा मांगने के लिए कटोरा आगे करा, और जब उनने दूर से देना चाहा तो अपमान का ढोंग करा कि तुम मुझे अपमानित करती हो, बाहर आकर मुझे दो। और फिर जैसे ही वो बाहर आई तो उन्हें वो लेकर गायब हो गया। ये क्या थी? स्ट्रैटेजी। रावण ने क्या करा? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, इन सब का इस्तेमाल करते हुए स्ट्रैटेजी बने। हाउ टू गेट वेयर यू वांट टू रीच, ये थी स्ट्रैटेजी। आया बेटा? बहुत अच्छी बात है। अच्छा, फिर उसके बाद ये थोड़ा सा वर्ड जरा टिपिकल है, इस पे ध्यान देना। स्ट्रैटेजी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्शन देता है, जबकि पॉलिसी जो है, जबकि मेरे दोस्तों पॉलिसी जो है वो डायरेक्शन देता है किसको? स्ट्रैटेजी को। ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला पॉइंट होता है, बच्चे समझने में दिक्कत आती है। कैसे? अच्छा मुझे बताओ, जूम ने पहले फ्रीमियम लॉन्च करा और बाद में प्रीमियम लॉन्च करा, कि पहले प्रीमियम लॉन्च करा और बाद में फ्रीमियम लॉन्च करा? जूम की स्ट्रेटेजी फ्रीमियम टू प्रीमियम। और फ्रीमियम उनकी कुछ नहीं है दोस्तों, अगर अपन बात करें तो फ्रीमियम उनकी पॉलिसी है। ये वो दाना है जो मछली को पकड़ने के लिए डाला जा रहा है, चिड़िया को पकड़ने के लिए डाला जा रहा है, ये फ्रीमियम है, जूम का फ्रीमियम। और जो उनकी स्ट्रेटेजी है वो है जूम का प्रीमियम। जो प्रीमियम यूज कर रहे हैं वो मॉडल, वो उनकी स्ट्रैटेजी। जूम का फ्रीमियम, तो सबसे पहले फ्रीमियम बनाया जिससे डायरेक्शन मिली स्ट्रैटेजी को। ध्यान से देखना, जूम ये एग्जाम में लिखने वाला एग्जांपल है। जूम के फ्रीमियम से जूम का प्रीमियम। जूम का फ्रीमियम में डायरेक्शन दी किसको? स्ट्रैटेजी को। कि जूम ने सोचा कि लाओ पहले लोगों को जरा स्वाद चखाते हैं, लोगों को जरा अपनी तरफ खींचते, तो उन्होंने फ्रीमियम मॉडल बनाया। डायरेक्शन किसको मिली? स्ट्रैटेजी को मिली। और फिर उस स्ट्रैटेजी से किसको डायरेक्शन मिली? ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि भाई पैसा तो चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन चलाना है तो पैसा तो चाहिए, इसलिए पहले फ्रीमियम और फिर उसके बाद में प्रीमियम। मतलब पहले
क्या बनेगी भैया? पहले बनेगी पॉलिसी और फिर उसके बाद में बना दी स्ट्रैटेजी। आया? तो इसलिए पहले डायरेक्शन देती है पॉलिसी स्ट्रैटेजी को, और फिर स्ट्रैटेजी डायरेक्शन देती है ऑर्गेनाइजेशन को। अच्छा, दोनों में से ऊपर के लेवल पे कौन ज़्यादा चतुराई चालाकी से सोचता है, पॉलिसी बनाने वाला कि स्ट्रैटेजी बनाने वाला? ये स्ट्रैटेजी। भाई मुझे बताओ, श्री कृष्ण जी जो थे वो तो स्ट्रैटेजिक मैनेजर थे ना, वो तो रणनीतिकार थे। कल बात करेंगे अगले एपिसोड के, इंदौर क्लीनेस्ट सिटी कैसे है उस पर हम बात करेंगे कल के एपिसोड के अंदर, कि कैसे महाभारत काल के अंदर श्री कृष्ण जी ने रणनीति बनाई। सब अपन डिस्कस करेंगे रोज थोड़ा थोड़ा। अपन बात करेंगे कैसे व्हाट्सएप जो है वो बिल्कुल फ्री में है, उसके बावजूद भी व्हाट्सएप को मार्क जुकरबर्ग फेसबुक ने ब्रांड एक्टन से मुंह मांगी और अरबों खरबों रुपए के अंदर खरीदा और फिर प्रॉफिट के अंदर उसको लेकर आए। तो क्या करा? पॉलिसी क्या करेगी? पॉलिसी लोअर प्लेस पर होगी। पॉलिसी जो होगी वो लोअर प्लेस पर होगी, वो तो नीचे वाले स्तर पर होती है। परंतु स्ट्रैटेजी बनाने वाला तो दिमागी आदमी होता है, वो तो टॉप पर बैठता है और बनाता है। ये जो YouTube पर एग्जाम के पहले जो फ्री वीडियोस डाले जाते हैं, पास में बताता हूँ, ये प्रीमियम में है। और फिर उसके बाद जब आप आकर्षित हो जाते हो उन फ्री वीडियोस से, ताकि फिर उस केस के अंदर आप उनका वो कोर्स खरीदो, वो क्या है? वो प्रीमियम है। तो तुमको समझ में आ गई स्ट्रैटेजी, प्रीमियम से प्रीमियम। टीचर्स भी करते, एकेडमीज भी करती, ठीक है, कुछ गलत नहीं है, हम भी करते, करना भी जरूरी है। एनवायरनमेंट इतना कॉम्पिटिटिव है, हॉस्टाइल है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, पहुंचने के लिए लगाना ही पड़ता है। फिर उसके बाद पॉलिसी क्या करती बेटा? पॉलिसी जो है वो सिविलियन टर्म है, आम आदमी इस्तेमाल करता है। भैया हमारी ये पॉलिसी के अंदर नहीं है, भैया हम नहीं करते रिफंड, हम नहीं देते फ्री प्रोडक्ट, ये हमारी पॉलिसी नहीं है। परंतु ये सिविलियन है। और स्ट्रैटेजी जो है वो मिलिट्री है। युद्ध की रणनीतियां, कैसे इराक वॉर हुआ, कैसे बुश ने इराक पर कब्जा करा, कैसे अपन मान के चलें कि वर्ल्ड के अंदर जो ग्रेटेस्ट ऑफ द फाइट्स है फ्रॉम महाभारत टू हम बात करें इराक वॉर तक, ये सब मिलिट्री ओरिजिन से बनी हुई है। कैसे ये है? मिलिट्री ओरिजिन है, ओरिजिन मिलिट्री है। और लास्ट पॉलिसी एक बार बनाओ तो फिर चेंज नहीं की जाती, इसलिए बोलते स्टैंडिंग प्लान। परंतु स्ट्रैटेजी को तो बार बार चेंज करना पड़ता है, इसलिए उसका नाम हो गया सिंगल यूज प्लान। 6 पॉइंट है दोस्तों, टकाटक। अगर पॉलिसी पूछा तो 6 पॉइंट, स्ट्रेटेजी पूछा तो 6 पॉइंट, और दोनों को मिला दो तो डिफरेंशिएट बिटवीन पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी। चलो तो एक बार छोटा सा रिकैप मारते हैं, लेक्चर खत्म होने जा रहा है, ध्यान से सुनिए, मैं बोलता हूं आप मुझे बताना। अगर स्ट्रैटेजी है हाउ टू गेट वेयर यू वांट टू रीच, वहां पहुंचना जहां पहुंचने जाते हो, तो पॉलिसी क्या है? पॉलिसी है गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग, आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पे। अगर स्ट्रैटेजी है स्वॉट पर बेस, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट, तो पॉलिसी क्या है? तो पॉलिसी कुछ और नहीं है, पॉलिसी गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग, फ्रेमवर्क है, ढांचा है जिसके तहत आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं। रामायण काल के अंदर लक्ष्मण रेखा जो है वो पॉलिसी है, परंतु रावण का आकर सीता मैया का अपहरण करके ले जाना वो क्या है? वो एक स्ट्रैटेजी है। तो वो स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट, रावण ने अपनी स्ट्रेंथ देखी, सामने वाले की वीकनेस देखी और अप्लाई कर दी। तीसरा, स्ट्रैटेजी जो है, सॉरी सपोज पॉलिसी जो है वो स्ट्रैटेजी को डायरेक्शन देती, वो स्ट्रैटेजी को धक्का देती कि तुम आगे बढ़ो। और फिर स्ट्रैटेजी जो है वो किसको धक्का देती? स्ट्रैटेजी फिर धक्का देती ऑर्गेनाइजेशन को कि तुम आगे बढ़ो। मतलब पॉलिसी एक मुखौटा है, पॉलिसी एक मुखौटा है, और उसके पीछे जो स्ट्रैटेजी है वो एक्चुअल उसका इफेक्ट है। तो पॉलिसी क्या है? पॉलिसी डायरेक्शन देती है स्ट्रैटेजी को, और स्ट्रैटेजी डायरेक्शन देती है ऑर्गेनाइजेशन को। तो पहले धक्का कौन मार रहा है? ए भैया आगे बढ़ो आगे बढ़ो, ऐसा कौन बोल रहा है? पॉलिसी बोलती है भैया आगे बढ़ो आगे बढ़ो, किसको? स्ट्रैटेजी को। और फिर स्ट्रैटेजी क्या बोलती है? भाई साहब आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, किसको? ऑर्गेनाइजेशन को। तो पॉलिसी डायरेक्शन देती है स्ट्रैटेजी को, स्ट्रैटेजी डायरेक्शन देती है ऑर्गेनाइजेशन को। बोलो मंजूर है? एग्जाम्पल, जूम का फ्रीमियम मॉडल एक पॉलिसी है, परंतु वो कभी नहीं चेंज करेंगे, वो हमेशा फ्री रहेगा, पर उसके अंदर मीटिंग में लोग आने वाले लिमिटेड होंगे, टाइम उसका लिमिटेड होगा, ऐसा। पर उससे फिर धक्का लगेगा प्रीमियम को, जहां से पैसा कमाया जाएगा। अगला, पॉलिसी जो है वो लोअर लेवल पे, स्ट्रैटेजी हायर लेवल पे, क्योंकि स्ट्रैटेजी जो है थिंकर जो है उसका दिमाग ज़्यादा होता है, स्ट्रैटेजी बनाने वाले का दिमाग ज़्यादा होता है पॉलिसी एनफोर्सर से। चौथा पॉइंट, पांचवा, कि पॉलिसी जो है वो एक सिविलियन टर्म है, वो एक आम आदमी यूज करता है, पर स्ट्रैटेजी जो है वो एक मिलिट्री टर्म है, युद्ध का है वो शब्द। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
पॉलिसी इज अ सिंगल स्टैंडिंग प्लान, एक बार बना दिया तो फिर चेंज नहीं करना। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, परंतु स्ट्रैटेजी जो है, स्ट्रैटेजी इज बेसिकली व्हाट, स्ट्रैटेजी इज सिंगल यूज प्लान, एक बार इस्तेमाल करके फिर उसको बिल्कुल टिश्यू पेपर की तरह यूज करके फेंक दो, जबकि पॉलिसी एक नैपकिन है, धो के फिर इस्तेमाल कर लो। तो 6 पॉइंट आए बेटा। स्ट्रैटेजी के पॉइंट वापस से रिपीट करता हूं। सबसे पहले स्ट्रैटेजी, हाउ टू गेट वेर यू वांट टू रीच, स्वॉट एनालिसिस पर बेस्ड है। स्ट्रैटेजी ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्शन देता है। स्ट्रैटेजी जो है वो हायर प्लेस पर है। स्ट्रैटेजी जो है वो मिलिट्री टर्म है और स्ट्रैटेजी जो है वो सिंगल यूज प्लान है। बोलो मंजूर है? ये हमारा कंटेंट था। एक बार वापस से मैं आपको ले जाऊं कि देखो हमारी पढ़ने की आइडियोलॉजी क्या होगी, वो आपके सामने रख देता हूं। हम बात करेंगे इन 3 चीज़ों को लेकर। क्या 3 चीज़ों को लेकर बेटा? हम बात करेंगे इस पर। देखो, क्या ये 3 सवालों के जवाब मिल गए? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है? व्हाट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट? लास्ट sentence of the lecture today. What is strategic management? Strategic management is not a box of tricks, neither a bundle of technique. It is analytical thinking and commitment of resources to the action. न तो ये बॉक्स ऑफ ट्रिक्स है, न तो टेक्निक का बंडल है, ये एनालिटिकल थिंकिंग है और रिसोर्सेज को एक्शन पे लगाने का तरीका है। दूसरा, हम क्यों पढ़ रहे हैं? एनवायरमेंट हॉस्टाइल है, और बाप रे एनवायरमेंट हॉस्टाइल है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, पैसे लिमिटेड है और हमको लड़ना है एंड ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। एलॉन मस्क की बात हो या फिर बात हो जूम की या फिर बात हो बेटा व्हाइट हैट जूनियर की, सबको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की ज़रूरत है। चाहे रामायण से लेकर महाभारत काल की बात हो, तब से लेकर आज की बात हो, हर किसी को स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की ज़रूरत है और हमको भी ज़रूरत है, तुमको, मुझको, हम सबको। और आखिरी हम कैसे पढ़ेंगे तो मैंने आपको बता दिया बेटा, पढ़ने का तरीका हमारा कैसा रहेगा। हमको पढ़ना इस तरीके से है कि हम अपने अप्रोच को ऐसे रखेंगे जहां पर हमारे सामने रहेगा तरीका जिसमें हम फोकस करेंगे बेटा किसको? हम फोकस करेंगे हमारे मॉड्यूल को, और मॉड्यूल को भी कैसे? हमारे नोट्स के फॉर्म में इस तरीके से, जहाँ पर मॉड्यूल हमारा बेस रहेगा। उसके अलावा हम मॉड्यूल में थ्योरी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, आरटीपीस करेंगे, मॉक टेस्ट पेपर करेंगे, प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर होंगे, सजेस्टेड आंसर होंगे और आखिरी में रिवीजन होगा चार्ट का। कितने समय में हम कंप्लीट करेंगे? 1 आवर लेक्चर एंड अप्रॉक्सीमेटली 55 लेक्चर्स के आसपास हम अपने सिलेबस को कवर कर देंगे। अच्छे से पढ़ेंगे, बढ़िया पढ़ेंगे और बहुत अच्छा स्कोर हम लेकर आएंगे। मेरा ऐसा मानना है ये ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है आईटी के मुकाबले। श्योर बेटा? दैट्स ऑल फॉर टुडे। बहुत मज़ा आया, उम्मीद करता हूँ आप भी आनंदित हुए होंगे। इंतज़ार कीजिएगा, मैं अगले एपिसोड में फिर से मिलूंगा। इंदौर कंसेक्यूटिवली 4थी बार कैसे वापस आया नंबर 1 और फिर वो वापस कैसे आएगा नंबर 1 5th टाइम, क्या स्ट्रैटेजी रही। उसके अलावा हम बात करेंगे कि कैसे महाभारत काल के अंदर श्री कृष्ण जी ने रणनीतियाँ लगाई और पांडवों को जीत दिलाई। और हम बात करेंगे उसी के साथ में कि कैसे ब्रांड एक्टन से फेसबुक ने व्हाट्सएप खरीदा और उसको फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया। इतनी महंगी डील होने के बाद भी क्या स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट लगाकर उसको सॉल्व करो और कुछ कुछ नई चीज़ें ढूंढते रहना। गूगल पे जाके सिर्फ नाम टाइप करना और लिख देना स्ट्रैटेजी उसके आगे, और कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिल जाएगा। जैसे महाभारत स्ट्रैटेजी टाइप कर लो तो आपको मिल जाएगा, इंदौर स्ट्रैटेजी टाइप कर लो तो मिल जाएगा। मतलब आँख, नाक, कान, गला, फेफड़ा, गुर्दा, कलेजा सब खोल के अपने को ढूंढते रहना है व्हाट्सएप स्ट्रैटेजी, तो अपने को समझ में आएगा और बहुत मज़ा आएगा जिसको हम जीवन में यूज़ कर पाएंगे। चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।